इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये टर्म आपने काफी बार सुना होगा पिछले एक महीने की न्यूज के अंदर। मिड ऑफ फेब 2024 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, 5 जज बेंच का डिसीजन आया, जिसके अंदर बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एसबीआई को बोला गया कि आप सारा डेटा इसका अवेलेबल करवाइए और उसे पब्लिक डोमेन के अंदर रिलीज कीजिए। तो एसबीआई ने ये डेटा अवेलेबल करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 14 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सारा का सारा डेटा जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है जनरल पब्लिक व्यूइंग के लिए। तो काफी बार आपके माइंड में आया होगा कि एग्जैक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है क्या नहीं है। तो एक छोटे से वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2017 के अंदर, जब ये स्कीम इनिशियली इंट्रोड्यूस की गई थी। इसको समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो भी एक्टिविटीज उन्हें कैरी आउट करनी है, वर्कर्स को जोड़ना है, अपनी पार्टी को बड़ा बनाना है, अपने ऑफिसेज बनाने हैं, इलेक्शन के अंदर कॉम्पीट करना है, रैलीज कंडक्ट करनी है, इन सब चीजों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स की जरूरत होती है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज के पास वन ऑफ द मेन फंडिंग उनकी होती है डोनेशंस। डोनेशंस के रिस्पेक्ट में इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है, एक सेक्शन है सेक्शन 13 है, वो सेक्शन ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आपने डोनेशन 20,000 तक की रिसीव की है, वहां पे डोनर की डिटेल्स चाहे आप मेंटेन करें या ना मेंटेन करें, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। मतलब 20,000 तक की डोनेशन अनोनिमस रूट से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20,000 से ज्यादा की डोनेशन ली है और वो डोनेशन आप एग्जेम करवाना चाहते हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, तो उस डोनेशन की आपको प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। डोनर की एक एक डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या नाम है, क्या एड्रेस है। इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 तक की जो डोनेशन थी वो अनोनिमस रूट से लेना अलाउड थी, लेकिन 20,000 से ज्यादा की डोनेशन जो है वो अनोनिमस रूट के थ्रू अलाउड नहीं थी। अगर वो अनोनिमस रूट से लेंगे तो वो टैक्स हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स नहीं देना चाहेंगी। तो 20,000 से ज्यादा की डोनेशन के रिस्पेक्ट में वो बाउंड हुआ करती थी डोनर की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की एक स्कीम निकाली गई और उस स्कीम के अंदर बोला गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा, जो जनरल पब्लिक, आप, मैं, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी खरीद सकती है। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया जाएगा इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1,000, 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 CR हो गया, 10 CR हो गया, एंड सो ऑन। तो ये आपके थाउजेंड्स के मल्टीपल्स के अंदर जो इशू किया जाएगा, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जनरल पब्लिक खरीदेगी। जनरल पब्लिक खरीदेगी एसबीआई से, सारा पैसा जाएगा एसबीआई के पास। और फिर इसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने खरीदे हुए हैं वो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हैंड ओवर कर सकते हैं अपने विशेष के हिसाब से, और पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड के बेसिस पे जो उन्हें जनरल पब्लिक से मिले, उस बॉन्ड के बेसिस पे एसबीआई से मनी ले लेगी। और बात ऐसे हुआ करती थी कि एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड दिया जाता था 15 दिन का, जिस 15 दिन के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड हैंड ओवर कर सकते थे और पॉलिटिकल पार्टी से रिडीम करवा सकती थी। अगर ये पैसा रिडीम नहीं होता था तो ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी जा सकता था। तो अगर आप इसका पूरा मैकेनिक समझना चाहे तो बात यह है कि पैसा जनरल पब्लिक से पॉलिटिकल पार्टीज के पास पहुंच गया, किसके रूट के थ्रू, एसबीआई के रूट के थ्रू। और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रिकॉर्ड्स में कोई डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड किससे मिला है, किससे नहीं मिला है। सारा का सारा डेटा एसबीआई के रिकॉर्ड में था, पॉलिटिकल पार्टी को कोई डेटा मेंटेन करना ही नहीं पड़ता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिसीव हुई जो भी डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज उनको अनोनिमस रख सकती थी, और सारा डेटा हुआ करता था एसबीआई के रिकॉर्ड के अंदर। एंड एसबीआई बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे ही चलेंगे, और गवर्नमेंट ने जब बोला कि आपको डेटा डिस्क्लोज नहीं करना है तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारे पास हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करना है, और कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इस ट्रांसपेरेंसी के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर ही गए थे। वहां पे ऐसा था कि जो पैसा रिसीव हो रहा है उसकी अनोनिमिटी ही मेंटेन थी, वहां पे क्लियर ही नहीं था जनरल पब्लिक को कि कौन पर्सन कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है। इसके अलावा इसमें एक और मेजर कॉन्ट्रोवर्सी थी। मेजर कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का लॉ इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे एज अ मनी बिल प्रपोज किया गया। इंडिया में बिल मनी बिल की तरह भी आ सकता है, फाइनेंस बिल की तरह भी आ सकता है। अगर बिल फाइनेंस बिल की तरह आता है तो वो लोकसभा में भी पास होता है, राज्यसभा में भी पास होता है। लेकिन अगर बिल हमारा मनी बिल की तरह आता है, वहां पे राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है उसे रिजेक्ट करने की। लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दे सकती है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो जिस तरह से इस पूरे ट्रांजैक्शन को मैनेज किया गया था, इसकी जेन्युइननेस के ऊपर स्टार्टिंग से डाउट था, और इसीलिए एक पीआईएल फाइल की गई थी। कुछ केरला की रीजनल पार्टीज थी, साउथ की रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी, और काफी लंबे टाइम से ये जो मैटर था वो पेंडिंग था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर लास्ट मंथ जब इस मैटर को फाइनली क्लोज किया, छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था, 5 जज बेंच था, एंड इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी उस पूरे पैनल पे थे।
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी ये पूरे ट्रांसपेरेंसी का जो फंडा है वो पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो उनको बोला गया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज तक आपने जितने इशू कर दिए एसबीआई बहुत बढ़िया, इसके बाद आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं करोगे और जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं इसका सारा डेटा पब्लिक डोमेन में लेके आइए। एसबीआई को इनिशियली टाइम दिया गया था कुछ, बट एसबीआई ने कहा जी हमें इससे ज्यादा टाइम चाहिएगा, हम जून 30 2024 से पहले ये डेटा कभी आपको अवेलेबल ही नहीं करा पाएंगे, बहुत सारा डेटा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं मानी, उन्होंने बोला जी आप इतने बड़े पब्लिक बैंक है और सभी लोगों ने जिन्होंने भी पैसा डोनेट किया उसका केवाईसी हो रखा है, तो आप इस डेटा को अवेलेबल करवाइए। एसबीआई ने डेटा अवेलेबल कराया है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने इसे फाइनली पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। आपके माइंड में यह भी सवाल आएगा कि सर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों पैसा डोनेट करना चाहेंगे? भाई सीधी सी बात है, हर बिजनेस रिलेशन के अंदर एक गिव एंड एक टेक होता है। आप ये देखिए इंडिया के अंदर अगर हमें बिजनेस कैरी ऑन करना है, हमें उसके लिए कई बार बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, बहुत सारे हमें कई बार सैंक्शंस चाहिए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के बाद हम बिजनेस कर पाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, सिंपल सी अप्रोच है, शायद आपको बिजनेस करने में सहूलियत हो, आपको जो लाइसेंसेस चाहिए, जो आपको अप्रूवल्स चाहिए, वो शायद आपको स्पीडली मिल सके। यू हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज आउट, पॉलिटिकल पार्टीज विल हेल्प यू आउट, इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो वहां पे ना ट्रांसपेरेंसी का जो फंडा था वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था एंड इसीलिए इस पूरे चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जितना भी पैसा जिस भी पर्सन ने एसबीआई के थ्रू जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को हैंड ओवर किया है उसका सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दिया गया है और बहुत लंबा डेटा है वो। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जानकारी मिली होगी कि इलेक्टोरल फंड्स क्या चीज थी, क्या चीज नहीं थी और क्या रीजंस थे इसके वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के पीछे।